देखिए, हम लोग शेयर्स का इश्यू करने का प्रोसेस एनालाइज कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स और प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। इसके ऊपर 3 तरह के बेसिक लॉज एप्लीकेबल हैं। एक तो कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, उसके अलावा सेबी एक्ट 1992 एप्लीकेबल है, और थर्ड प्रोसेस है एससीआरए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इनके अलावा सेबी की एक रेगुलेशन सेबी गाइडलाइन आईसीडीआर इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन एप्लीकेबल है। तो हमने इसको बेसिक नाम दिया प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स अंडर आईसीडीआर रेगुलेशन। जब मैं बोलता हूं आईसीडीआर तो मेरा मीनिंग है इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। हमने इस पूरे प्रोसेस को अलग अलग स्टेप्स में डाला हुआ है कि हाउ टू इश्यू द शेयर्स ऑफ ए कंपनी। कल को आप एक बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं या फिर कंपनी के कंसल्टेंट हैं एंड यू आर लर्निंग द प्रोसेस कि कंपनी अपने शेयर्स को कैसे इशू करती है। शेयर्स को इशू करने के प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं कि वो कंपनी के शेयर्स को इशू करेंगे। तो स्टार्टिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये बात डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कंपनी के शेयर्स को इशू करने जा रहे हैं। अब कोई भी कंपनी लाइफ में जब पहली बार शेयर्स इशू करती है फर्स्ट टाइम, तो हम उसे बोलते हैं आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड एक बार किसी भी कंपनी ने शेयर्स इशू कर रखे हैं लाइफ में, उसके बाद जब सब्सिक्वेंटली दोबारा शेयर इशू करनी आती है तो वी कॉल दिस प्रोसेस एज एफपीओ फॉलो अप पब्लिक ऑफर। बहुत से लोग इसको फर्दर पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। आपने टिपिकल वर्ड बोलना है फॉलो अप पब्लिक ऑफर। तो लाइफ में अगर फर्स्ट टाइम शेयर इशू करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको प्रोसेस को बोलो, सारे बोलो, बहुत बढ़िया। और लाइफ में एक बार शेयर इशू करने के बाद दोबारा फिर से शेयर इशू करेंगे तो क्या बोलेंगे, फॉलो अप पब्लिक ऑफर। जब हम आईपीओ लेकर आ रही हैं तो ये पूरा गाइडलाइन हमारे लिए एप्लीकेबल है। प्रैक्टिकली याद कीजिए कि एक बार कंपनी ने शेयर्स इशू कर रखे हैं और वो दोबारा से अपने शेयर फिर से इशू करना चाहती है, दैट आई एम कॉलिंग इट एफपीओ फॉलो अप पब्लिक ऑफर। तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करते हैं रिगार्डिंग राइट शेयर्स। राइट शेयर्स का मीनिंग होता है कि जिसने एक बार शेयर इशू कर दिया वो कंपनी दोबारा शेयर इशू करेगी तो पहले पुराने शेयर होल्डर को ऑफर करेगी। सो देयर विल बी सेपरेट प्रोसीजर फॉर एफपीओ। एफपीओ का प्रोसीजर अलग होता है क्योंकि वो राइट शेयर की तरह जाता है। ये प्रोसीजर आईपीओ का है जो आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है एफपीओ से। इसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस तैयार करते हैं। प्रोस्पेक्टस है लेकिन अभी वो रफ फॉर्म में है। रफ इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कुछ कमी है उसके अंदर, कंप्लीट है, बट अभी इसके बाद वो चेक होगा। तो अभी हम इसको ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस कहते हैं। और टिपिकल वर्ड है इसके लिए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। बोलो क्या वर्ड है इसके लिए, और आप इसे इसके अलावा और क्या बोल सकते हो, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले कंपनी को एक प्रोफेशनल अपॉइंट करना है, मर्चेंट बैंकर। हम इसको नाम देंगे मर्चेंट बैंकर ऑफ आईपीओ। मर्चेंट बैंकर प्रोफेशनल्स हैं बड़े बड़े आपकी तरह। बहुत सारी कभी कभी प्रोफेशनल फर्म्स ही मर्चेंट बैंकर का काम करती हैं। बड़ी सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज या कॉर्पोरेट लॉयर्स आपकी तरह, जो सेबी की बताई गई एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करते हैं। फिर सेबी उनका एक इंटरव्यू लेता है, कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेक करता है, उसके बाद मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होते हैं। तो मर्चेंट बैंकर आपकी तरह एक प्रोफेशनल जो किसी भी कंपनी के इश्यू ऑफ शेयर्स के पूरे प्रोसेस को चेक करेगा। और उसको 4 मेजर स्टेप्स को चेक करना जरूरी है। डिफरेंट स्टेप बीच में आएंगे अभी। तो जहां जहां मर्चेंट बैंकर हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रोसेस को चेक करता है, उस प्रोसेस को चेक करने के बाद वो एक सर्टिफिकेट देता है अपने लेटर पैड पर, जिसे मैं कहता हूं मर्चेंट बैंकर का कंप्लायंस सर्टिफिकेट। क्या बोलता हूं, बोलो बेटा, जोर से बोलो, कंप्लायंस सर्टिफिकेट। आप शॉर्ट में कहना सीसी। तो पहला कंप्लायंस सर्टिफिकेट आएगा, वी विल कॉल इट सीसी नंबर 1। दूसरा आएगा सीसी नंबर 2, तीसरा होगा सीसी नंबर 3, चौथा होगा सीसी नंबर 4, पांचवा, ऐसे 4 सर्टिफिकेट, सॉरी मैं गलती से 5 बोल रहा था। तो 4 सर्टिफिकेट हमारे पास आने का है। तो मर्चेंट बैंकर पूरे प्रोसेस को चेक करेगा और पूरे प्रोसेस को चेक करने के बाद कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू करेगा। अब हम ये ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस अपने मर्चेंट बैंकर को हैंड ओवर करते हैं। मर्चेंट बैंकर अपने आप से प्रोसेस को एक बार चेक करेगा और इस प्रोसेस को फाइल करेगा। कहां फाइल करेगा, मर्चेंट बैंकर इसके साथ एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट अटैच करेगा अपना कि भाई यहां तक का प्रोस्पेक्टस कंप्लीट है। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस कंटेंट सारी है, कंटेंट सीक्वेंस में है, कंटेंट्स प्रॉपर ऑर्डर में है, कंटेंट्स जिस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होने चाहिए उसके अंदर है। और उसके बाद मर्चेंट बैंकर इसको सबमिट करेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, आरओसी को और सेबी को। अब सेबी इसके अंदर इस पेज पर इस प्रोस्पेक्टस को, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को चेक करेगा।
जब सेबी आपके ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को चेक करेगा तो चेकिंग बहुत डेप्थ में होती है। तो चेकिंग इतना इन डेप्थ में है कि हमने टेक्निकल इसको नाम दे दिया वेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या नाम दिया बोलो बेटा इसको? रिपीट अगेन, दोबारा बोलो। वेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। कौन कर रहा है वेटिंग को? सेबी। आरओसी भी अपने प्रोसीजर्स फॉलो करेगा, चेक करेगा, बट मेन जो वेटिंग है वो सेबी कर रहा है, आरओसी भी चेक कर रहा है। देन इसके साथ अब हमारा अगला स्टेप कि कंपनी प्रोस्पेक्टस दे चुकी है ड्राफ्ट, वो अपनी वेटिंग शुरू कर चुके हैं। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करेगी तो हर कंपनी को शेयर इशू करने के साथ एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है कि शेयर्स की लिस्टिंग करवानी है। अब लिस्टिंग कहां पर होगी? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर। तो हमारे पास दो हैं बड़े बड़े, एनएससी एंड बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दोनों बॉम्बे में हैं। उसके अलावा हमारे पास इनसे छोटे साइज के स्टॉक एक्सचेंज हैं जिन्हें बोलते हैं रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस। जैसे आपने कभी नाम सुना दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ये फिलहाल बंद है रेनोवेशन के लिए। या हमारे पास है बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारे पास अलग अलग स्टेट्स के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे। तो आपको अपने शेयर्स को कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाना है। लिस्टिंग का मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स को रजिस्टर करवा दो और इशू होने के बाद इन शेयर्स की सेल परचेज वहां पर होगी। जब इनकी सेल परचेज वहां पर होगी तो मैं ऐसे बोलूंगा शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग की जाएगी। क्या की जाएगी बोलो बेटा? एक बार सारे बोलो। क्या बात, सारे सुस्त हो गए? बारिश के चक्कर में क्या चक्कर? तो इनकी ट्रेडिंग की जाएगी बेटा। अब मुझे इस लेवल पर मिनिमम एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की एप्लीकेशन देनी है। बट इसमें हमें एक प्रोसीजर का ध्यान रखना है कि जिस स्टॉक एक्सचेंज पर मैंने एप्लीकेशन दे दी उसका नेम मुझे प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी मेंशन करना था कि भी मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन देने जा रहा हूं, जहां मेरा दिल करे मैं एप्लीकेशन दूंगा। बट जब मैं एप्लीकेशन दे दूंगा तो बाद में जब ये शेयर्स को इशू करने का प्रोसेस बढ़ेगा तो शेयर्स के अलॉटमेंट से पहले वो स्टॉक एक्सचेंज मुझे अप्रूवल दे दे कि मैं आपकी लिस्टिंग करने को तैयार हूं। इन केस अगर स्टॉक एक्सचेंज ने आपको अप्रूवल नहीं दी, स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट गिविंग यू द अप्रूवल कि वो आपकी लिस्टिंग करेगा, तो जो शेयर्स आप इशू करने जा रहे हो पूरा प्रोसेस वहीं पर रोक दिया जाएगा और उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मुझे स्टॉक एक्सचेंज पर एप्लीकेशन देनी है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस से मेंशन करना है, फिर मुझे उसकी अप्रूवल मिलनी चाहिए। समटाइम्स कभी कभी एक प्रोफेशनल कहता है कि सर मैं अपनी कंपनी के शेयर्स को 2 स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डालकर लिस्ट करा देता हूं। तो अगर एक मना करे तो हो सकता है कि यस कह देगा। तो कंपनीज एक्ट और एससीआरए दोनों के प्रोविजंस का इफेक्ट ये है कि अगर मैंने एक से ज्यादा जगह स्टॉक एक्सचेंज पर एप्लीकेशन दी, आई एम मेकिंग एन एप्लीकेशन टू मोर देन 1 स्टॉक एक्सचेंज, और उनमें से अगर एक ने भी रिफ्यूजल कर दिया लिस्टिंग का तो मेरा पूरा प्रोसेस कैंसिल होता है। दैट मींस अगर मैंने 2 स्टॉक एक्सचेंजेस पर एप्लीकेशन भेजी तो दोनों की अप्रूवल मिलनी चाहिए। अगर एक की अप्रूवल मिली और एक की नहीं मिली तो पूरा प्रोसेस कैंसिल। तो मतलब एक से ज्यादा जगह इस वक्त एप्लीकेशन देने का मुझे ज्यादा बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा कि भी मेरी लिस्टिंग मिल जाएगी, ऐसा बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा। अभी तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एक जगह एप्लीकेशन दे दें जहां पॉसिबिलिटी है कि वी विल गेट द शेयर्स लिस्टेड, हम लिस्टिंग करवा देंगे और एक बार इशू होने दें, अलॉटमेंट होने दें, सब्सिक्वेंटली अलॉटमेंट हो गया उसके बाद आप किसी नए स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की अप्रूवल फिर से दे दो, एप्लीकेशन दे दो। अगर एक बार अप्रूवल मिल चुकी है, अलॉटमेंट हो चुका, प्रोसेस खत्म हो गया, बाद में आप किसी नई जगह लिस्टिंग करवाने जा रहे हो तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो अप्रूवल दे या ना दे उससे पूरे प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना बेटा? जो गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं कुछ लंच करने के लिए, आपको भूख लगी है, यू आर हंग्री। अब मुझे रेस्टोरेंट में लंच करना है, मुझे भूख लगी है और मैंने रेस्टोरेंट में कहा कि भैया मसाला डोसा लेकर आओ। अब वो मसाला डोसा बनाकर जो मेरे लिए लाएगा तो ही नीड्स टाइम, उसको 10 से 15 मिनट चाहिए, बट आई एम हंग्री। तो मैं उसे क्या कहता हूं, मुझे लगता है मुझे ऐसी चीज कुछ खानी चाहिए जो जल्दी आती हो। बताओ क्या मिल सकता है जल्दी? मैंने उसे कहा भैया सबसे पहले खाना खाने से पहले, आपको अजीब लगेगा बट मैं सबसे पहले वो लंच या डिनर शुरू करने से पहले क्या बोलूंगा, उसे कहूंगा भैया एक कॉफी ला दो। अब वो कह रही कॉफी में भी 5 मिनट लगेंगे, तो मुझे और अच्छा समझ गया है, मैं कहता हूं मुझे एक स्कूप आइसक्रीम ला दो। वो एक आइसक्रीम का बाउल मेरे सामने रख के लाता है, उसको बनानी तो नहीं है आइसक्रीम, जवानी भी नहीं है, खाली स्कूप भर के लाना है, हार्डली 2 मिनट्स में आ जाएगा। उसके बाद मैं कहता हूँ ठीक है मसाला डोसा वाला प्रोसेस अगर टाइम लगाएगा भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अभी एक जगह लिस्टिंग करा लो, प्रोसेस चला लो, बाद में प्रोसेस खत्म होने के बाद किसी और जगह लिस्टिंग फिर करवा देना, उसका हमारे अलॉटमेंट के प्रोसेस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कितने स्टॉक एक्सचेंजेस से मुझे एप्लीकेशन देनी है लिस्टिंग की बेटा? एटलीस्ट 1 नहीं बोलना, एटलीस्ट 1, ठीक है। अब अगला स्टेप था, आप ध्यान दीजिए, स्टॉक एक्सचेंज का नेम ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। ये स्टेप आया देखिए
सेबी और आरओसी आपके प्रोस्पेक्टस में जो चेंजेस या करेक्शंस करवाना चाहते हैं वो सजेशन देंगे। सेबी बताएगा कि आपके प्रोस्पेक्टस में सर ये कंटेंट और चाहिए हमें, ये कम है कंटेंट। सेबी बताएगा इस कंटेंट की फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, इसको चेंज करो। सेबी बताएगा फॉर्मेट की या आपकी कंटेंट की लैंग्वेज को चेंज करो। अब देखिए कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं, कंपनी को प्रोस्पेक्टस में अपना बैकग्राउंड एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, नेम ऑफ कंपनी क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस क्या था। तो कंपनी कभी कभी क्या करती है, नेम ऑफ बिजनेस को हल्का सा मैनिपुलेट कर देती, अपना बैकग्राउंड डिटेल में बता नहीं पाई। अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताना है। अब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई ऐसा प्रोफेशनल है जिसने कभी लाइफ में कोई क्राइम किया था एंड ही वेंट टू जेल, वो जेल गया था, तो हो सकता है कंपनीज ऑफेंस को प्रोस्पेक्टस में ना बताना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के दिमाग में नेगेटिव इमेज बनती है, वो हमारे शेयर्स को नहीं खरीदेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कभी कभी चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। सेबी जिन चीजों को ढूंढ पा रहे हैं वो करेक्शन बताएगा, अभी चेंज करो, करेक्शन करो, टेक्निकल डिफेक्ट्स आपको सारे बताएगा। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में कंपनी अपना फाइनल प्रोस्पेक्टस बनाएगी विद ऑल द चेंजेस के साथ चेंजेस को इंकॉर्पोरेट करके। इसको नाम देंगे फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या नाम देंगे बोलो, जोर से बोलो, बहुत बढ़िया। इस फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट को अब हम कंपनी के एक्सपर्ट्स के पास लेकर जाएंगे। अब कंपनी के एक्सपर्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, जैसे आपका लीगल एक्सपर्ट, आपका सॉलिसिटर, आपका लॉयर, आपका कंपनी सेक्रेटरी, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसका एक्सपर्ट। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं तो एक्सपर्ट्स में इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाइयां बनाते हैं आप, तो डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट हैं आपके एक्सपर्ट्स। ये प्रोस्पेक्टस उन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के पास जाएगा, वो सब चेक करेंगे कि आपके बिजनेस के वायबिलिटी के चांसेस, चलने के चांसेस कैसे हैं, क्योंकि पब्लिक से पैसे इकट्ठा करने जा रहे हैं, शेयर्स इशू करेंगे, कल को बिजनेस ना चले, कल को बिजनेस चलने की चांसेस अच्छे ना हो, आपकी प्लानिंग खराब है, वो सब अपनी कंसेंट देंगे। यस, आपकी बिजनेस प्लानिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, बढ़िया है, बिजनेस चलने की चांसेस है, बिजनेस में रिस्क कितना है, एनालाइज करके बताएंगे, कंसेंट दे देंगे कि हमारे अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टस इशू होना चाहिए। तो हम इन सभी एक्सपर्ट्स की कंसेंट्स को प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रिंट करेंगे, उनके कंसेंट लेटर साथ में अटैच करेंगे, और अब इसके बाद हमारा प्रोस्पेक्टस हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा, सभी डायरेक्टर्स के पास, ऑल द डायरेक्टर्स, चाहे वो एमडी हो, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो, चाहे वो पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, प्रोस्पेक्टस हर डायरेक्टर के पास जाएगा। हर डायरेक्टर इसको चेक करेगा, साइन करेगा और अप्रूवल देगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सभी डायरेक्टर्स इस बात को अग्री करते हैं कि प्रोस्पेक्टस ये कंटेंट बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन नहीं की, कुछ झूठ नहीं बोला, प्रोस्पेक्टस इशू होना चाहिए और पब्लिक को प्रोस्पेक्टस ऑफर करके शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। इसका इंपैक्ट होगा कि पूरे अलॉटमेंट प्रोसेस के बाद अगर कभी डिस्कवर हो कि डायरेक्टर्स ने फ्रॉड किया, एरर किया, बेईमानी की, तो उनके अगेंस्ट एक्शन होगा, क्योंकि उन्होंने इसको वेरीफाई किया है। समझ गए बेटा? तो अभी प्रोस्पेक्टस किस किस के पास वेरीफाई हो गया लास्ट 3 स्टेप्स में? नहीं, एक्सपर्ट्स एंड डायरेक्टर्स। सेबी के पास खाली बैटिंग हुई थी, वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। नाउ हम प्रोस्पेक्टस देंगे हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स को, जो इसको साइन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और अब ये प्रोस्पेक्टस साइन होने के बाद फिर से मर्चेंट बैंकर के पास जाएगा और मर्चेंट बैंकर इस फाइनल प्रोस्पेक्टस की कॉपी आरओसी और सेबी को सबमिट करेगा। इट विल गो टू आरओसी, इट विल गो टू सेबी। अब सेबी ने तो पहले बैटिंग कर दी थी, तो सेबी के प्रोसीजर सब थोड़े से कम हो गए, आरओसी के प्रोसीजर बढ़ गए, क्योंकि अब फाइनल प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास जा रहे हैं। अब आरओसी देखिएगा प्रोस्पेक्टस को कैसे रजिस्टर करना है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपके प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करेगा और एक डेट डालेगा, ये है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को हमने नाम दिया डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस की डेटिंग। बोलो बेटा क्या नाम दिया हमने इसको? रिपीट अगेन, एक बार फिर से बोलो। बहुत बढ़िया। तो आरओसी ने प्रोस्पेक्टस की डेटिंग कर दी, इसको चेक कर दिया, डिटेल में डेट डाल दी, और इस डेट से प्रोस्पेक्टस रजिस्टर हो चुका, क्रिएट हो चुका है, और आज के बाद वो पब्लिक को ऑफर किया जाएगा। नाउ देयर विल बी सम टाइम लिमिट्स, कुछ टाइम लिमिट्स होगी कि ये प्रोस्पेक्टस आज के बाद हम पब्लिक को जब देंगे, तो ध्यान रखना कि इस प्रोस्पेक्टस को डेटिंग के बाद 90 डेज के अंदर अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर पब्लिक को ऑफर कर देना है, इशू कर देना है, और उसके अगले 30 डेज के अंदर, 90 + 30 विल बी 120, अगले 30 डेज के अंदर अंदर पब्लिक आपको जो शेयर्स की एप्लीकेशन दे रही है खरीदने के लिए, आप उनके शेयर्स का अलॉटमेंट कर देना। तो प्रोस्पेक्टस पब्लिक को ऑफर करने की टाइम लिमिट क्या है? 90, और अलॉटमेंट और शेयर्स पूरा करने की लिमिट क्या है? 30। 90 के बाद दैट विल बी 120। और जिनको हमने अलॉटमेंट नहीं किया होगा
आफ्टर 120 डेज, अगले 10 डेज में उनकी एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी होगी। ये चीज हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के साथ भी सीखी हुई है। तो अगले 10 डेज में अगर मैं उनका पैसा रिफंड कर दूंगा तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद मेरी कॉर्पोरेट वेल्थ की लिफ्टिंग हो जाती है। नाउ व्हाट विल हैपन, हमारा प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रेशन हो गया, डेट आ दी गई। इस प्रोसेस को हमने बोला प्रोस्पेक्टस की डेटिंग। बोलो प्रोस्पेक्टस की क्या नाम दिया? डेटिंग। और ये प्रोस्पेक्टस की डेटिंग होने के बाद साथ साथ कंपनी कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेगी। प्रोफेशनल्स होंगे आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। बोलिए मेरे साथ, आरटीए क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बार फिर से बोलेंगे। उसके साथ बैंकर। बोलो सेकंड प्रोफेशनल कौन सा है? थर्ड इज अंडरराइटर, फोर्थ इज ब्रोकर। ब्रोकर बेटा इस वक्त ब्रोकर वैसे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर होते हैं। इस वक्त ब्रोकर का काम ये होगा कि मैं जो प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा उसकी कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म्स की कॉपी पब्लिक तक पहुंचाएंगे और पब्लिक से एप्लीकेशन फिल करवाने में हेल्प करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग आज भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल नहीं करते, फिजिकल एप्लीकेशन फिल कर देते। और जो आरटीए है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जो शेयर्स की एप्लीकेशन हमारे पास आनी है खरीदने के लिए, उन एप्लीकेशंस का रिकॉर्ड बनवाएगा। एप्लीकेशन के साथ जो पैसा आना है एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। एप्लीकेशन मनी को बैंक अकाउंट में रखता है, उसके लिए बैंकर है। और अगर पब्लिक से आने वाली एप्लीकेशन कम रह गई, पब्लिक ने हमारे शेयर्स को नहीं खरीदा, तो अंडरराइटर्स हमारे शेयर्स को परचेज करेंगे। अंडरराइटर कमिटमेंट करते हैं वो शेयर्स को परचेज करेंगे। तो ब्रोकर इस वक्त क्या करेगा? एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड प्रोस्पेक्टस पब्लिक पर डिस्ट्रीब्यूट कराएगा। आरटीए क्या करेगा? एप्लीकेशन फॉर्म्स को रिसीव करवाने में हेल्प करेगा। बैंकर एप्लीकेशन मनी का रिकॉर्ड रखेगा, एप्लीकेशन मनी करेक्ट करेगा। और जो हमारा अंडरराइटर है, अगर पब्लिक ने शेयर नहीं लिए तो अंडरराइटर शेयर्स लेगा। बोलिए एम आई राइट? ओके। इन प्रोफेशनल्स की अपॉइंटमेंट के बाद अब हमारा प्रोस्पेक्टस प्रिंटिंग होगा। प्रोस्पेक्टस की लाखों प्रिंटिंग की जाएंगी कॉपीज और डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रोस्पेक्टस का रूल ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रोस्पेक्टस कभी भी आप पैसा लेकर इशू नहीं कर सकते। आपको ये ध्यान नहीं रखना कि कहना ये नहीं कहना कि सर मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया था, मैंने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, उसका प्रोस्पेक्टस खरीदना पड़ा 100 रुपए का। कंपनी का इशू ऑफ शेयर्स का प्रोस्पेक्टस फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। तो उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा, एक प्रोस्पेक्टस भी होगा, तो दोनों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब यहाँ पर प्रिंटिंग का पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम 1 लाख प्रोस्पेक्टस प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करें तो हार्डली हो सकता है 5,000, 6,000, 10,000 मैक्सिमम इतने लोग एप्लीकेशन सबमिट करें और हमारे शेयर्स को इशू करने की एप्लीकेशन दें। तो एनीवे हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद देखिए अब पब्लिक को एप्लीकेशन मनी और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का टाइम मिलेगा। इसे बोलेंगे हमारी सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन है। क्या बोलते हैं हम इसको? बोलो सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ओपन। सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी ओपन फॉर मिनिमम 3 वर्किंग डेज। 3 वर्किंग डेज ओपन होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज। ऐसा नहीं बेटा कि मैंने आज शेयर्स इशू किया कल मैंने लिस्ट बंद कर दी, तो मैं मिनिमम 3 वर्किंग डेज आपको दूंगा। वर्किंग डेज के अंदर का मतलब है कि भाई इसमें संडेज एंड बाकी हॉलीडेज नहीं गिनता कि मैंने अगर आज लिस्ट ओपन की आपके लिए, आज का दिन आपको मिला, कल मान लीजिए एक छुट्टी पड़ गई, कल ईद आ गई मान लीजिए, तो कल का दिन नहीं गिनूंगा मैं इसके अंदर। परसों संडे आ गया, परसों का दिन नहीं गिन रहा मैं इसके अंदर। तो वर्किंग डेज मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10। इसके बीच में लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन मनी देंगे। उसके बाद देखिए हम डेली बेसिस पर रिकॉर्ड बनाएंगे कितनी एप्लीकेशन आई और डेली बेसिस पर रिकॉर्ड बनाएंगे कितना पैसा आया। पैसा किसके पास आएगा? मनी किसके पास आएगी? बैंक के पास। और एप्लीकेशंस का रिकॉर्ड कौन बनवाएगा? आरटीए एज वेल एज बैंक भी बनाएगा, क्योंकि बैंक ने मनी रिसीव किया। उसके बाद देखिए अगला स्टेप, अब स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल की वेट कर रहे हैं हम, क्योंकि वो अभी तक आई नहीं है। नाउ द अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विल कम। स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल आ जानी चाहिए। अगर स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल अभी नहीं आई, वी आर वेटिंग, हम लोग वेट कर रहे हैं। इसके लिए टाइम लिमिट से कितने टाइम में अप्रूवल आएगी, दैट वी विल डू लेटर ऑन, बाद के प्रोसीजर्स में सीखेंगे। अगर स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल आ गई, अब हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल नहीं आती, स्टॉक एक्सचेंज ने अप्रूवल देने से मना कर दिया, तो हमारा इशू ऑफ शेयर्स का प्रोसेस यहीं रोक दिया जाएगा। जितने स्टेप लिए हैं वो सभी स्टेप्स को नलीफाई किया जाएगा। नलीफाई मीन सभी स्टेप्स को कैंसिल किया जाएगा। जितने स्टेप्स अभी हमने लिए हैं, जो एप्लीकेशन मनी आई है, वो इसके बाद रिफंड कर दी जाएगी। पूरा प्रोसेस वेस्ट हो जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल आ जाएगी और स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल, स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देने के बाद, जब एप्लीकेशन दी थी
वहां से 70 डेज के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। एक सिचुएशन होती है कि कभी कभी स्टॉक एक्सचेंज आपको लिस्टिंग करने से मना कर देता है, अब इश्यू तो प्रोसेस कैंसिल होने वाला है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं सेबी के सामने। अगर सेबी आपकी अपील को एक्सेप्ट कर ले तो हम प्रोसेस को विथहोल्ड करके रखेंगे, रोक लेंगे प्रोसेस को। अगर सेबी ने ऑर्डर दे दिया कि लिस्टिंग करो तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, और सेबी ने कहा लिस्टिंग नहीं होगी तो प्रोसेस कैंसिल होगा। फिर सेबी के अगेंस्ट भी अपील करने का स्कोप है हमारे पास। ये स्कोप है सेबी से बड़ी बॉडी सैट, SAT सैट, बोलो क्या नाम है इसका? सैट, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो सेबी के अगेंस्ट अपील सुना करती है। इसके अंदर एक चेयरमैन होगा जो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या सिटिंग जज होता है, तो वो अपील सुनेगा। अगर उसने अप्रूवल दे दी तो फिर लिस्टिंग हो सकती है, और वहां भी अप्रूवल नहीं मिली तो प्रोसेस कैंसिल होगा। वैसे उसके अगेंस्ट भी एक अप्रूवल का, एक एप्लीकेशन का, अपील का स्कोप है टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बट प्रैक्टिकली हम इतने लंबे प्रोसेस में नहीं जा पाते क्योंकि शेयर्स की इशू करने का टाइम लिमिट खत्म होता जा रहा है। तो मैक्सिमम कभी कभी हम सेबी के पास अपील कर देते हैं एनीवे, बट देयर आर स्कोप्स कि हम सेबी फिर सैट से सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। इसी देखिए, अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलॉटमेंट की स्कीम बनाते हैं। हाउ टू अलॉट? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रो राटा अलॉटमेंट होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, एप्लीकेशन कम आई, अंडरराइटर्स को बनाएंगे, उन्हें शेयर्स देंगे बेटा। उसके बाद देखिए, हम इस अलॉटमेंट की स्कीम को बनाने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को दे देंगे स्कीम, और डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस से 120 डेज में अलॉटमेंट कर देंगे। याद कीजिए, डेटिंग आरओसी के पास होगी। देन हमारा स्टेप अगला, जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट जिनको हम शेयर्स इशू नहीं कर रहे, उनको अगले 10 डेज में रिफंड कर देंगे। रिफंड ऑर्डर्स इशू हो जाएंगे, उनका पैसा वापस आएगा, बैंक से वापस आएगा। जो एप्लीकेशन मनी आई थी उसको हमने एक स्पेशल बैंक अकाउंट में रखा, जिसे बोलते हैं एस्क्रो बैंक अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? एक और भी नाम होता है इसका टेक्निकल, आसबा, ASBA, आसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें एप्लीकेशन मनी आती है, अलॉटमेंट होने के बाद वो एप्लीकेशन मनी कंपनी को ट्रांसफर होगी, और जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ उनका रिफंड होगा। तो पब्लिक के पैसे की सेफ्टी में हमने एस्क्रो बैंक अकाउंट खोला। कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक पैसा डिपॉजिट करी, कंपनी अलॉटमेंट किए बिना पैसे को लेकर मैनिपुलेट करे, बेईमानी करे, भाग जाए, तो हमने कहीं पैसा बैंक पे रहेगा, बैंक इसकी सेफ्टी को देखेगा। ये देखिए बेटा, जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स थे उनका पैसा रिफंड हो गया। सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को हमने एक एक लेटर भेजा, अलॉटमेंट लेटर, कि सर आपके नाम पर शेयर्स का अलॉटमेंट हो रहा है, और सर आपके शेयर्स का सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा। अब कुछ एप्लीकेंट्स ने कहा होगा हमें शेयर सर्टिफिकेट की फॉर्म में दो, कुछ ने कहा होगा हमें शेयर डीमैट अकाउंट में दो। तो जिन्होंने सर्टिफिकेट्स मांगी उनके सर्टिफिकेट जाएंगे इसके बाद, और जिन्होंने डीमैट अकाउंट में शेयर्स मांगे उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रिएट होंगे। तो हमने क्या करना है, हमारे 3 मंथ्स के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट्स इशू कर देने हैं सभी एप्लीकेंट्स को। उसके बाद देखिए, अब एस्क्रो बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा था वो कंपनी के नाम पर ट्रांसफर होगा, कंपनी के नॉर्मल बैंक अकाउंट में चला जाएगा, कंपनी इसको यूज कर पाएगी, रिफंड हो चुका है, कंपनी का पैसा कंपनी को मिल चुका है, एस्क्रो बैंक अकाउंट उसके बाद क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप चलेगा बेटा कि कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट सबमिट करनी है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का मतलब है आरओसी को रिटर्न बना के सबमिट करेंगे कि हमने शेयर्स का अलॉटमेंट कैसे किया, कितनी एप्लीकेशन मनी आई, अंडरराइटर्स को कितने शेयर देने पड़े, क्या क्या प्रोसेस रहा, क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आई, कितनी सक्सेसफुली प्रोसेस हुआ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आरओसी को देना। इसे बोलते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना। समझिए बेटा, तो रिटर्न कितने डेज में फाइल हो रही है मुझे बताओ? 30 डेज। कब से 30 डेज? अलॉटमेंट के बाद। और रिटर्न किसके पास फाइल हो रही है बताओ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, जो मर्चेंट बैंकर था अब वो एक और कंप्लायंस सर्टिफिकेट दे रहा है, बीच में भी कंप्लायंस सर्टिफिकेट आया होगा मनी ट्रांसफर होने से पहले। मर्चेंट बैंकर एक सर्टिफिकेट दे रहा है कि भी कंप्लीट प्रोसेस मेरे अकॉर्डिंग ठीक से हुआ, इसमें कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेटिस्फाई किया गया, और ये सर्टिफिकेट भी सेबी आरओसी के पास चला गया। मेनली सेबी के पास जा रहा है, आरओसी के पास भी कॉपी जाती है। उसके बाद देखिए, कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट इशू कर चुकी है, वो 2 काम करेगी। एक तो शेयर्स की लिस्टिंग का प्रोसेस शुरू करेगी स्टॉक एक्सचेंज के पास, अप्रूवल वहां से ऑलरेडी आ चुकी थी, और उसके अलावा कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को अपडेट करेगी। जो नए शेयर होल्डर्स बने हैं उनके नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में, ROM कहते हैं इसको, रजिस्टर मेंबर्स में अपडेट करेगी। शेयर होल्डर्स के नेम, एड्रेस, डिटेल्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये सब इंफॉर्मेशन रजिस्टर मेंबर में अपडेट होगी, और आपकी इश्यू ऑफ शेयर्स का कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर पूरा होता है।